प्रॉपर एक रोड मैप है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, हम अभी पॉइंट ए में है, सिलेक्शन हमारा पॉइंट बी पर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें एक रोड मैप की जरूरत होगी कि हमें अगर पॉसिबल है तो कर दो यार। 15 साल 20 साल लगते हैं 12th तक कंप्लीट करने में। हाँ। वो बच्चा भी वीडियो देखेगा 5 दिन में 12th क्रॉस। और तो गवर्नमेंट में यहाँ जॉब कर रहे हैं या अच्छी खासी शॉप है या ठीक ठाक पैसा है, ना हमें दुख है ना तकलीफ है, हम पढ़ाई क्यों करें, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ठीक है। एक वो हो गया ना कि रेलवे के जो रनिंग एग्ज़ाम है या अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो कुछ ही समय में होने वाले हैं, उनके बारे में और उन एग्ज़ाम्स के साथ साथ हम बात करेंगे कि स्टूडेंट कैसे अपनी तैयारी को पूरा करें। तो हम बात करते हैं सचिन सर से कि सर एक बात ये रहती है कि सिलेबस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कहाँ तक है, कितना है, काफ़ी सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पहुँच। जैसे हमने पिछली बार बात किया था कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आज बात करेंगे कि तैयारी कितनी करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप देखें तो आज के टाइम पे एक भ्रम बहुत फैलाया गया है बच्चों के बीच में, है ना। मतलब सिलेबस को इतना ज़्यादा वाइड करके बताया जाता है कि जैसे सिलेबस खत्म ही नहीं होता है ना। जैसे आजकल टीचरों को आप देखोगे कि मतलब मैथ्स जो पढ़ाते हैं या जीके जो पढ़ाते हैं, है ना, सिलेबस को ऐसे बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें लगता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम उसे पूरा कवर नहीं कर सकते। खास तौर पे जीके में ज़्यादा दिक्कत आती है ना, कि हम लोग पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, है ना। बात ठीक है, जीके में सिलेबस बहुत हो जाते हैं, आप हिस्ट्री में ही देखोगे तो उसके 3 पोर्शन हो जाते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, स्टैटिक्स भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। लेकिन जितना वाइड बताया जाता है या बाहर से जितना वाइड लगता है उतना वाइड है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये आ जाता है कि जब बच्चा तैयारी करता है, अब उसके सामने एक हमने क्या किया, एक टीचरों ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। अब बच्चा जब तैयारी करने जाता है और बुक्स वगैरह में जब ये देखता है तो ये चीज़ कंसाइज करना भूल जाता है कि हमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है कि हमारा सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए या कम समय में हो जाए, है ना। अब बात होती क्या है कि किन बच्चों का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, किन का जल्दी नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि बच्चा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहा है ना। क्योंकि अगर सिलेबस आपने ठीक तरीके से सेम उसी तरह से तैयारी करी जिस हिसाब से पेपर में आना है या एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप वही चीज पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है ना। और मोस्टली 90% बच्चे वो चीजें पढ़ते हैं जो इरेलीवेंट हैं। तो ये चीज़ बच्चे कैसे देख सकते हैं क्या रेलेवेंट है क्या रिलेवेंट है, कोई एक पैटर्न ऐसा? क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ जब भी कोई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है उसके साथ उसका सिलेबस पैटर्न आता है। हाँ बिल्कुल। उसके साथ ये भी रहता है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो इतना सब जब नोटिफिकेशन के साथ मिल जाता है तो फिर बच्चों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है? अब देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं। पहली चीज़ तो ये काम करती है कि अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो मैंने अभी तैयारी करना शुरू किया, ठीक है। हमने तैयारी करना शुरू किया तो हम तैयारी करते टाइम उस टाइम पर हम सिलेबस नहीं देखते। हम क्या करते हैं, सीधा कोचिंग गए, बच्चे सीधा कोचिंग आते हैं, एडमिशन लिया, जब महीने 2 महीने पढ़ लेंगे उसके बाद फिर सिलेबस देखेंगे, ठीक है। अब महीने भर उसने पढ़ा क्या, 2 महीने उसने पढ़ा क्या या 6 महीने उसने पढ़ा क्या, और फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन आती है उसमें वो सिलेबस देखता है, ठीक है। और मोस्टली आप ये मान के चलो, एक स्टडी के मुताबिक 99% बच्चे जो गवर्नमेंट के द्वारा या जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसके द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है उसे देखते ही नहीं है खोल के। तो फिर कैसे चलेगा सर? यकीन मानेंगे, मतलब 99% बच्चे उसे खोल के नहीं देखते हैं, हाँ। है ना। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, आप खुद कमेंट करना कि आप में से कितने लोग हैं जिनने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये देखा है कि एनटीपीसी या ग्रुप डी का सिलेबस कितना है, ठीक है, या उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब बच्चे सर्च करते हैं गूगल में, तो डायरेक्ट सर्च करने के लिए वो ऑफिशियल वेबसाइट में ना जाके दुनिया भर की अलग अलग कोचिंग्स की या अलग अलग साइट्स पर उनका कंसाइज सिलेबस पड़ा होता है, ठीक है ना। बिल्कुल कि सर। बच्चे डायरेक्ट देखते हैं कि उनकी एक नज़र में सिलेबस मिल जाए,
ठीक है। अब आप देखोगे जैसे एसएससी और रेलवे को मिक्स कर देता है बच्चा मैथ के चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन एसएससी में क्या रहता है, जो मैथ का सिलेबस है वो रेलवे से काफी ज्यादा वाइड है, यानी काफी ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। और वहीं पे क्या रहता है कि अगर बैंक का सिलेबस आप उठाओगे वो टोटली अलग है ना। मतलब चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंक हो, हमें सबका अलग-अलग हाँ categorize सबका अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप जैसे हम लोग यहाँ पर टारगेट करके चल रहे हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चों के लिए, ठीक है, कि बेसिकली हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस को कम समय में कैसे तैयार किया जाए या सिलेबस को कंसाइज वे में कैसे देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे मैंने एडमिशन लिया किसी कोचिंग में, ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, आप सिलेबस को खोल के रख लो जो ऑफिशियली तौर पर जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है उसने दिया है, ठीक है। आपने मैथ का लिख लिया, रीजनिंग का लिख लिया, जीके का लिख लिया। अब उसके बाद आपको ये देखना है, अगर आप नई तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो जो आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसमें आपको टिक लगाते जाना है कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब जो कंप्लीट नहीं होगा उसे आपको पढ़ना है, वो कंप्लीट करते जाना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीका होता है कि आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट करते हैं। वरना बच्चे मतलब 6 महीने पढ़ेंगे, 6 महीने से 4 महीने बच्चा वो चीजें पढ़ता है जो उसके सिलेबस में ही नहीं है। जैसे सर एक चीज़ है, इस बात को लेके थोड़ा सा याद आया कि बहुत सारी जगहों पर टीचर्स के लिए टीचिंग प्लान होता है। टीचर्स अपना पूरा एक सेशन का पैटर्न बनाता है, कितने दिन में या किस दिन को उसे क्लास में स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है। हाँ, ये टीचर्स का प्लान। लेकिन कभी किसी स्टूडेंट के पास स्टडी प्लान नहीं होता है। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास पैरामीटर्स होने चाहिए। हाँ, कि भाई आपने टारगेट बनाया कि हम 6 महीने तैयारी करेंगे जॉब पर। हाँ, तो 6 महीने में पर डे के हिसाब से आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल। वही स्टडी प्लान है। हाँ, अब देखिए अगर आप स्टडी प्लान की बात करें, अब बहुत सारे बच्चे क्या रहेंगे कि इस चीज़ को मिस कर देंगे, है ना। जो शुरू में आए छोड़ के चले गए, या मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि कुछ नया क्या मिलेगा सीखने को, वो स्किप कर जाएंगे, ठीक है। सर, मिस करने वाली बात तो ये है कि हम लोग इतनी बात कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसको भी देख के ही स्किप कर देंगे। हाँ, और नहीं मतलब है इन चीज़ों अब से। यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊं, जो मेन हमारा रहता है कि हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक रोड मैप है। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, हम अभी पॉइंट ए में है, सिलेक्शन हमारा पॉइंट बी पर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें एक रोड मैप की जरूरत होगी कि हमें किस किस डायरेक्शन से होके जाना है ना। अब इसके लिए क्या करना है कि अगर आप प्रॉपर अच्छा, बच्चे एक तो गलती क्या करते हैं कि स्टडी प्लान बनाते समय, जैसे आपने भी बनाए होंगे, मैंने भी शुरू में बनाए थे बचपन में, या आप लोगों ने भी बनाए होंगे, स्कूलिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हाँ सिखाई जाती हैं, लेकिन उसमें बच्चे गलती क्या करते थे, एक तो सुबह से अपना प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, ठीक है, कि हमें 6 बजे उठना है, 6 से 8 बजे तक हम मैथ लगाएंगे, फिर 8 बजे हम चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद 9 बजे फिर बैठ जाएंगे, 12 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर 1 घंटा हम लोग मतलब खाना पीना वगैरह करेंगे, फिर 1 बजे से लेके फिर हम इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब इस तरह का एक रूटीन प्लान बना लेते हैं। और ऑलमोस्ट लगभग आपने भी बनाया होगा, सब लोग बनाते हैं, सभी बनाते हैं। लेकिन इस तरह टाइम का चार्ट होता है, जो डेली टाइम चार्ट हो सभी। हाँ, ये वाला टाइम चार्ट कभी भी आपको अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन में बांध रहे हो। ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको एक जगह पर बांध दिया जाए तो आप वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। अगर हम कह दें कि हमें इस कुर्सी में 1 घंटा बैठना है तो हम नहीं बैठेंगे, अभी उठ के थोड़ी देर में घूमने फिरने चले जाएंगे, है ना। मतलब अगर आपने अपने आप को टाइम बाउंडेशन में बांध लिया तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे बढ़िया क्या है कि आप डेली का अपने पास टारगेट रखो कि हमें मैथ में 25 क्वेश्चन लगाना है। अब वो कब लगाना है आप ये मत सोचो, क्योंकि पढ़ाई करने का आदमी को थोड़ा सुबह बढ़िया पढ़ाई होती है, दोपहर में बढ़िया पढ़ाई होती है, कोई शाम को बढ़िया पढ़ाई करता है ना। जैसा आपका दिमाग चले, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा फ्रेश दिमाग हो, कि आपको लगे कि मेरी पढ़ाई सुबह हो सकती है तो आप सुबह करो, लगे कि मेरी पढ़ाई दोपहर में हो सकती है दोपहर में करो, लगे कि मेरी पढ़ाई रात में हो सकती है 12 बजे, रात में 2 बजे हो सकती है, आप 2 बजे जग के पढ़ो, है ना। तो अगर आप अपने आप को इस हिसाब से ढालेंगे कि डेली हमें 25 क्वेश्चन लगाना है, और वो किस टाइम पे लगाना है, टाइम बाउंडेशन मत बांधिए, बस टाइम फिक्स ना हो, टारगेट फिक्स। टारगेट फिक्स हो। अब वो टारगेट आप कभी भी अचीव कर सकते कभी भी,
आपने ले लिया कि 25 से 50 क्वेश्चन मैथ के, 25 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 से 50 क्वेश्चन साइंस के, 25 से 50 क्वेश्चन जीके के, है ना। इतने क्वेश्चन आपको डेली तैयार करना है। अब आपको उसमें टाइम बाउंडेशन अगर आपकी हट जाएगी तो आप उसे अचीव कर लोगे डेली बेसिस पर। और जब ये आप 30 दिन तक करोगे तो उसमें आप ये मान के चलो, अगर मैं आप सर को बोलूं कि हम डेली अगर 50 क्वेश्चन मैथ के लगाएं, है ना, और 50 क्वेश्चन मैथ के लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, है ना। हमने मान लिया 2 घंटे लगा, आप कमजोर हैं, आप 50 क्वेश्चन 2 घंटे में तो लगा लेंगे अगर आप कमजोर हैं, ठीक है। आप 2 घंटे के डेली 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो आप 30 दिन में देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर यही प्रोसेस आप 6 महीने तक करो, 15 छक्के 90, यानी 9000 क्वेश्चन, बस समझ रहे हो, 9000 क्वेश्चन एक सिंगल बुक में नहीं होते हैं, हाँ, है ना। और बच्चे 2-2 साल तक लगे रहते हैं एक बुक खत्म करने में, समझ रहे सर लॉजिक? वो तो है सर, क्या है। तो आप आपको अपने टाइम बाउंडेशन से अगर आजाद कर दो, मैं कहता हूँ 50 क्वेश्चन चलो ज्यादा हो गए, 20 लग रहे हैं, 25 लग रहा है, 25 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50% भी अगर कर लेके चल रहे हैं तो 4,500-5,000 क्वेश्चन आपके आराम कंप्लीट से। होते हैं। और नॉर्मली जो बुक्स आती हैं उसमें एवरेजन 2000 से लेके 5000 के बीच में ही क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। तो अगर आप 25 क्वेश्चन भी लगाओगे तो 6 महीने में बुक खत्म हो जाएगी आपकी। एक ये मतलब है कि फर्स्ट टाइम अगर आप चल रहे हैं तो 6 महीने में बुक कंप्लीट। हाँ, फर्स्ट टाइम में। अब बात करते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की। एनटीपीसी का पेपर 1 से 1.5 महीने की हो सकता है, डेट आ जाए, या अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो 3 से 4 महीने भी हो सकता है ना। अब यहाँ पर हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनका कोर्स कंप्लीट है, लेकिन अब उन्हें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, और कम से कम मान अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 10 बार तो आपको एक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब मैथ 10 बार खत्म करना पड़ेगा, रीजनिंग 10 बार खत्म करना पड़ेगा, जीके 10 बार खत्म करना पड़ेगा। 10 बार के लिए सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? अगर 5,000 क्वेश्चन का एवरेज हम लोग लेके चल रहे हैं, हाँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50,000। 50,000। अब आप जैसे ही मैंने कहा 10 बार आपको एक किताब लगाना है, तो आपके दिमाग में आया यार एक किताब को लगाने में 6 महीने लगा, है ना, और 10 बार लगाने में तो हमें 60 महीने लगेंगे, 5 साल का समय लग जाएगा करीब। 5 साल का समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि हमें एक पेज रीडिंग करना है, ठीक है, जब आप उसे पहले टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उसे पढ़ने में मान लो 10 मिनट का समय लगेगा, आपने सारे वर्ड्स देख लिए, ठीक है। अब जब आप उस पेज को दोबारा पढ़ोगे तो क्या आपको 10 मिनट लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सारे वर्ड्स एक बार देख लिए ना, जितने कठिन थे, आप जिस अटक सकते थे वो अटक चुके हैं आप एक बार। ये एक सीधा कॉन्सेप्ट है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। जितनी बार आप उसे रिपीट करोगे टाइम छोटा होता चले जाएगा, और ये टाइम दोगुनी तेजी से छोटा होता है ना। अब जब आपने एक पेज पढ़ा, पहली बार में 10 मिनट लगे, अगली बार में आपको 7 या 8 मिनट लगेंगे। जब तीसरी बार पढ़ोगे आपको 6 मिनट या 7 मिनट लगेंगे। चौथी बार पढ़ोगे बहुत सारी लाइनें आपको खुद को याद हो चुकी होंगी, बस समझ रहे हैं। और जब ये आप 10 बार तक पहुंचोगे आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे पूरा खत्म करने में, जल्दी जल्दी आप पढ़ लोगे पेज को। बिल्कुल, है ना। एक आई कैचिंग पावर हो जाएगी कि हमने सिर्फ देखा और हमें रिकॉग्नाइज हो गया कि ये तो हमने कर चुके हैं और इसका प्रोसेस ये है, और ऐसे करके आंसर ये डन है। हाँ, और साथ साथ में अगर आप ये भी देखोगे, अगर बच्चे इसमें एक चीज और करने लगे, क्या चीज? बचपन में हम लोगों से बोला जाता था कि अगर आपको कुछ याद करना है तो उसे लिख लिख के याद करो, हाँ ठीक है, लेकिन आप पूरा सिलेबस जीके का लिख लिख के तो नहीं याद कर सकते। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कलरफुल पेन्स का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप कलरफुल पेन, स्ट्रेटजी क्या है सर कि कलरफुल पेन्स ही क्यों? कलरफुल पेन से होता क्या है कि जैसे हमने कलरफुल पेन्स बेसिकली जो हम लोग यूज़ करवाते हैं या हम अपनी कोचिंग में यूज़ करवाते हैं, उसका फ़ायदा क्या रहता है, और फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को मिला है। कैसा कि कलरफुल पेन्स यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली जीके कंप्लीट करने में, है ना, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने में, क्योंकि पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और मेन दिक्कत बच्चों की जीके के साथ ही होती है। मैथ रीजनिंग तो बच्चा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जीके का सिलेबस बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आप यकीन नहीं करोगे, आज से आप 10 साल पहले का पेपर उठाओ, ठीक है, या आज से 10 साल पहले तक जितने भी रेलवे ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं उनकी खाली जीके की क्वेश्चंस उठा लो आप, ठीक है। एनटीपीसी का जो आने वाला एग्जाम है
चलो वो आने वाला है, जो अभी एएलपी का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके जीके के क्वेश्चन उठाओ, उसमें से 70% वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले 10 साल में पूछे जा चुके हैं। 70%। जाहिर सी बात है, जीके चेंज नहीं होता, कभी मॉडिफाई नहीं होता, जनरेट होता है। सीधी सी बात। आज एक क्वेश्चन अगर कोई नया बना है कि सुनीता विलियम्स किस डेट को धरती पर वापस आई या कितने महीने अंतरिक्ष में रुक के आई, तो 10 साल बाद भी यही क्वेश्चन होगा कि सुनीता विलियम्स किस डेट को अंतरिक्ष से लौटी थी, हाँ। कौन सा स्पेस शटल था, क्या उनकी टाइमिंग रही, तो ये कभी नहीं बदलने वाला। हाँ, बच्चे इसमें मिस क्या कर देते हैं, करंट अफेयर की वजह से बच्चे सब कोई मिस कर रहा है इस चीज को, क्योंकि बच्चा जो करंट अफेयर आप मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ 10 क्वेश्चन दे दिए 100 में से, ठीक है, उस करंट अफेयर के चक्कर में बच्चे की पूरी जीके अफेक्ट होती है। उस चक्कर में ना वो हिस्ट्री पढ़ पाता है, ना ज्योग्राफी पढ़ पाता है, ना पॉलिटी पढ़ पाता है, ना कुछ पढ़ पाता है, ना स्टैटिक पढ़ पाता है। वो केवल और केवल करंट अफेयर पर फोकस ज्यादा करता है, उसके लिए नोट्स बनाएगा, हर चीज बनाएगा, और 10 में से कर कितना पाएगा, 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। जब वो 2 से 3 साल 4 साल का करंट अफेयर तैयार करेगा तब, है ना, और बड़ी मुश्किल से जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है वो 10 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेगा। तो जब पिछले 10 साल से 5 साल से करंट अफेयर उठा रहे हैं, तो एक तो वही पैटर्न हो गया या पुराने क्वेश्चन उठा लो। सीधी सी बात है सर, करंट अफेयर पे हमें ज्यादा फोकस करना ही नहीं है, हम क्यों करें, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उस पर फोकस क्यों करें, है ना। अब जैसे एसएससी का आप ले लो, अभी हाल में जो सीजीएल का मेंस हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा कि लंदन ठुमकता गाना किसने लिखा, ठीक है, या किसने गाया, है ना, हमने पिछले में भी बताया था। अब तुम करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो, 5 साल का 10 साल का पढ़ लो, आप करंट अफेयर की बुक्स में वो क्वेश्चन देखेंगे ही नहीं। और इस तरह के एसएससी ने 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो जाहिर सी बात है 4 तो मैक्सिमम लोगों के गलत होने वाले हैं। हाँ और क्या, तो यहाँ कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप करंट अफेयर पे इतना फोकस करो ही नहीं, करंट अफेयर में उस चीज पर फोकस करो जिसने हिस्ट्री क्रिएट की हो, है ना। जैसे सुनीता विलियम्स से आपने एग्जाम्पल दिया, ये हिस्ट्री क्रिएट है, आप इसे पढ़ो, है ना, और नॉर्मल आपको 1 ही 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई वो पढ़ो, हिस्ट्री क्रिएट हुई वो पढ़ो आप, ठीक है ना। कहीं पे खुदाई हुई, उसमें क्या आर्कियोलॉजिकल चीजें निकली, हिस्ट्री क्रिएट हो गई, आगे 85 साल तक पूछा जाएगा, आप केवल उस पर पढ़ो। मतलब करंट अफेयर भी आपको केवल उतनी ही पढ़ना है जिसमें आपको लगे कि ये हिस्ट्री है, आगे भी पूछी जाएगी, आगे हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, आगे हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, है ना। अब सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग साइंस में भी पढ़ेंगे, हाँ, जैसी आ क्या जाएगा, आ तो गया ही है ना, हम लोग साइंस में भी पढ़ेंगे उसे, ठीक है। तो जिसमें लगे कि हिस्ट्री क्रिएट हो गई है उसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब आप देखो सर, जैसे मैंने बताया कि 70 से 80% क्वेश्चन सेम वही रहते हैं जो पिछले 10 साल में आ चुके हैं। हाँ। इसका मतलब अगर बच्चा केवल 10 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना, अच्छे से, केवल क्या करेंगे, आगे पीछे घुमा के दे देंगे, ऑप्शंस ऊपर नीचे करके दे देंगे, बस इतना करेंगे वो। अब गांधी जी जिस सन में मरे थे उसी सन में ही मरे थे, दोबारा जिंदा होकर दोबारा तो मर नहीं जाएंगे, है ना। और ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बच्चा फिर भी इसमें गलत कर देता है, बट समझ रहे सर। अब गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ मरे थे, वो फिक्स है वो, हाँ, है ना। और इस पे आप मान के चलो गांधी जी पर हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल। और बच्चे इस चीज को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। गांधी जी एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो लगभग सब बच्चों ने देखा होगा। अरे गांधी जी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो, हाँ, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये गांधी जी का तो एक डिस्क्रिप्शन है कि ये गांधी जी हमने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को लेके बता दिया, आप हर दूसरे तीसरे सेट में आप देख लोगे, इसे मिल जाएगा। सेम इसी तरह जब आप ये देखने लगोगे कि हमें हिस्ट्री का पोर्शन जो हमने पहले पढ़ा था, कब कितने साल पहले हमने पढ़ा था, दोबारा से आया है ना। तो जब आप एएलपी का ये एनालाइज करोगे, मेरी मानो तो आप खुद एएलपी का अभी करंट का पेपर उठाओ, जो भी 25-30 क्वेश्चन जीके के आए थे उन्हें मैच करो, उसमें से कम 70% 80% क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले 10 साल में पूछ चुका है। इसका मतलब अगर आप कहीं और से नहीं भी पढ़ोगे, केवल 10 साल के सेट नेट से डाउनलोड करो, केवल उन्हीं की प्रैक्टिस कर डालो, आपकी 70% जीके कंप्लीट हो जाएगी। और 30 क्वेश्चन में से 70% आप समझ रहे हैं, 21 क्वेश्चन, और बच्चे लगा के कितने आते हैं, 5 लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, 10 बस मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और जो बच्चा केवल इतनी छोटी सी बात को समझ गया और जीके में 30 में से 20-22 क्वेश्चन कर ले जाएगा, और जिसने 20-22 क्वेश्चन जीके में कर ली
बेसिकली सिलेक्शन उसी का है। सो तो जीके एक सिलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि मैथ तो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, हाँ, रीजनिंग मैथ रीजनिंग आप मान ठीक के ठाक चलो कर लेते हैं। 90% बच्चे एक्यूरेट करके आते हैं, कम से कम 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। सिलेक्शन दिलाने का काम करती है जीके। तो ये थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज़ है हाँ, और ध्यान रखने वाली चीज़ है। और इसमें एक चीज और काम आती है, बच्चों की मेंटेलिटी। हाँ, है ना, अगर आप देखोगे कि बच्चों की आज की मेंटेलिटी क्या हो गई है कि वो कोर्स कम से कम समय में खत्म करना चाहते हैं। है ना, अब कोचिंग वाले भी बेसिकली यही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप खुद कोर्स 4 महीने में खत्म करना एक चाहते हो। मैराथन दौड़ चल रही है सर, हाँ, एक दौड़ चल रही है कि हम जितना जल्दी भागेंगे उतना जल्दी पालेंगे। हाँ, हम समझ गए आप कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इसमें केवल मतलब आपके दिमाग में आया, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज है आज के टाइम पे। ऑनलाइन के जमाने में 99% बच्चा इसी में पड़ा हुआ है। अब एनटीपीसी के लिए मान लीजिए 1.5 महीने बाद मान लो पेपर है। ठीक है, आप देखोगे यूट्यूब में जाके 6-6 घंटे 8-8 घंटे की मैराथन, 10-10 घंटे की मैराथन मैं चल रही उसी है। चीज़ की बात कर रहा था हाँ, कि हम समझ गए। एक बार में 6 घंटे के अंदर खत्म। खत्म। स्टूडेंट ने भी कान में हेडफोन लगाया, मोबाइल पकड़ा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, खत्म। खत्म। तो कथा जब खत्म हो जाती है तो वहाँ पुण्य मिले ना मिले, प्रसाद लेके निकल जाते लोग। तो अगर पुण्य चाहिए तो प्रॉपर सुनो, फोकस करो और उसे मन में बैठ जाए। पढ़ाई का भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ो कि वो आपके पास सुरक्षित हो जाए, संरक्षित हो जाए। अब इसमें सर छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे हम परसेंट कर रहे हैं मैथ में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कर रखा होगा परसेंट। ठीक है, जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो कम से कम परसेंट पूरा प्रॉपर पढ़ने में 15 दिन लगते हैं। ठीक है सर, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है, और परसेंट ऑलमोस्ट 40% अर्थमेटिक को कवर करता है, तो इसका मतलब बड़ा पोर्शन है। अब जब 40% कवर करता है अर्थमेटिक का, यानी आपकी पूरी अर्थमेटिक बुक जो होगी उसका पूरा 40% कवर कर रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाने में 15 दिन लगते हैं, या कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं। है ना, अब इस 15 से 20 दिन का कोर्स ऑनलाइन पर 2 से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में बच्चों के सामने ऐसा परोसा कैसे जाता है। पॉसिबल है? अगर एक घंटे पर डे भी क्लास अगर मान के चले तो 20 घंटे चाहिए। 20 घंटे चाहिए। कितना श्रिंक करेंगे उसे? और आप ये देखो सर, मतलब देख के सर हैरानी होती है, उस वीडियो में कम नीचे व्यूज देखो आप, मिलियंस में व्यूज। मतलब ये मतलब आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा एनटीपीसी का। 1 करोड़ बच्चों में कम से कम 2.5 करोड़ तो वीडियो देख रहे हैं उसे, यानी हर बच्चा 2 बार देख रहा है। बिल्कुल, है ना, या 4 बार देख रहे हैं कुछ लोग। ठीक जब है, भी समझ नहीं आएगी दोबारा से खोले, हाँ, जहाँ रुक जाएंगे वहां दोबारा हाँ, और बेसिकली उनके मन में भी ये पता है बच्चों को कि जो हम देख रहे हैं मैराथन, है ना, उसमें से आना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी देख रहे हैं। फिर भी देख रहे हैं, बस एक ट्रेंड बन गया सर, एक ट्रेंड फैशन बन गया है। हाँ, इस चीज़ को कहें कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहायता से पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरनेट एक इतना वाइड एरिया है जहाँ पे अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है तो उसकी फेक कॉपीज भी हैं। यूट्यूब ओपन टू ऑल है भाई। मुझे लगा मैंने 2 लाइन अच्छी कहीं पढ़ ली, या सामने इस कैमरे के साथ ही लगा दिया जाता है वो डिवाइस जो बताता रहता है क्या बोलना है, हाँ, और बोलते जा रहे हैं। ये भी एक पढ़ाने का तरीका हो गया। बीच में वीडियोस को रोक रोक के पन्ने पलट के हमने भी पढ़ा दिया। हाँ, तो ये पढ़ाना नहीं है। ये क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लास में टीचर ने बोला बेटा उठो और पहला सिलेबस रीड करो, हाँ, तो ये रीडिंग है, लर्निंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो आप उनकी जो रीडिंग है उसको आप सुन रहे हो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, बोर हो जाओगे, बंद करो। हाँ, इसका रीज़न एक और है सर, कि आप देखोगे कि जब भी यूट्यूब पे क्लास चलती है, ठीक है, एक तो शायरी के साथ जोरदार तरीके से मोटिवेशन भर दिया जाएगा। ठीक है ना, दूसरे हर मतलब 1-2 क्वेश्चन के बाद 2-4 शायरियाँ वो मारेगा ही मारेगा टीचर, बच्चे को चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। एंटरटेनमेंट है। अब सर पढ़ाई में अगर एंटरटेनमेंट आप इतना घुसेड़ोगे, है ना, 1 घंटे की वीडियो में आप बेसिकली 30 मिनट पढ़ाओगे और 30 मिनट ऐसा बकवास करोगे
ठीक है, और उसमें भी आपको 30 मिनट में पूरा का पूरा परसेंटेज ही खत्म कर देना है या कोई भी टॉपिक खत्म कर देना है, जो चीज पॉसिबल नहीं है ना। मतलब 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का टॉपिक आप 30 मिनट में, 1 घंटे में कवर कर रहे हो पूरा। उसमें भी आप बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर रहे हो, इस तरह से उनके दिमाग में डाल रहे हो कि बेटा अब इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, तो बच्चे एग्जाम से बाहर हो जाता है। अगर ऐसा सर देखिए तो एक ही बात कहूँगा कि ऐसा अगर पॉसिबल है तो कर दो यार। 15 साल 20 साल लगते हैं 12th तक कंप्लीट करने में, हाँ। वो बच्चा भी वीडियो देखेगा 5 दिन में 12th क्रॉस। अरे सर आप अगर मानोगे यही नहीं, स्पीड है। आप मानोगे नहीं, एएलपी के टाइम पे है ना, कई सारे टीचर ऐसे, एक हफ्ता बचा था, ठीक है, बच्चे खोल के वीडियो देगा, सर देखो ये वाला वीडियो, उसमें टाइटल क्या रहता था, 1 हफ्ते में कोर्स कंप्लीट कैसे करें। समझ रहे हैं? अब देखिए ये वही बात हो गई कि बसों में एक ट्रेंड चलता था पहले मैगजीन का। हाँ 7 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, हाँ 30 दिन में डॉक्टर बने। तो ये फर्राटेदार अंग्रेजी और डॉक्टर ना तो उस मैगजीन से बन पाए, हाँ ना ही ये टेक्नोलॉजी के दौर पे भागती हुई मैगजीन आपको दे सकती है। हाँ, और क्या, बिल्कुल। तो इनका जो भी है सर। हाँ, और यहाँ तक कि सर आप फिर यकीन नहीं मानोगे, अभी परसों नरसों एक बच्चे ने वीडियो दिखाया, कह रहा सर एनटीपीसी के लिए एक वीडियो बनाया है, आप देखो सही है कि नहीं। मैंने कहा क्या है, तो उसका थंबनेल देखा, थंबनेल में क्या था, तुक्का कैसे मारे, समझ रहे हैं आप? सर तुक्का देखिए, कैसे मारने की ट्रिकें डाल रखी हैं इनका तो भगवान ही मालिक है सर। मतलब तुक्का- पूरी तरह से बच्चों को ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। देखिए सर, एक सीधी सी बात ये है, यूट्यूब व्यूज़ का पैसा देता है, हाँ एडवर्टाइजमेंट भर के आता है। अब आपको अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए अपने चैनल के प्रति कुछ भी डालें, बस कुछ जो गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की वो फॉलो की जाती है। बिल्कुल। अदरवाइज वहाँ एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कि नहीं है, हाँ। इंफॉर्मेशंस भी है बहुत सारे टीचर और सर बहुत फेक बढ़िया चीज़ें पढ़ा भी रहे हैं। हैं। हाँ तो भाई अभी आपको देखना है कि जो चीज़ पॉसिबल है उसी को फॉलो करें, बिल्कुल। कुछ भी उठा के ना देखने लगे। क्योंकि ये सीधी सीधी बात है, अगर आपने 2 घंटे भी वीडियो देखा, एक 2 घंटे का आपका टाइम जा रहा है, लेकिन उस 2 घंटे के से साथ साथ आपकी एनर्जी कितनी जा रही है, क्योंकि आंखें सबसे ज़्यादा एनर्जी लेती है। जब ये वर्क करती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेती है। हाँ बिल्कुल। ब्राइटनेस भी है उसमें, कलर स्विच भी हो रहे हैं, बीच में एड्स भी आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी है, कमेंट्स भी है, तो ये सारी चीज़ें भी आपका नुकसान करती है। ये नहीं कि हमने चलो क्या होता है यार 2 घंटे ही तो देखा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सर एक चीज और, आप देखो, ये चीज मैं पहले भी बताया है कि जब आप मोबाइल में स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप स्टडी नहीं कर रहे होते, बेसिकली एंटरटेनमेंट कर रहे होते हो अपना, है ना, और टाइम पास कर रहे होते घर वालों को दिखाने के लिए कि देखो हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है 5,000 का, 4,000 का या 2,000 का, जितने का भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब तक आप अपने मतलब टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट होके बात नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो पढ़ाई नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ 100 में से 1 या 2 बच्चा ऐसा होगा, ठीक है, जो उसमें से प्रॉफिट निकाल ले ऑनलाइन उसके स्टडी में। पीछे उसकी और भी चीजें रही होंगी। हाँ, क्योंकि वो खुद चाहता है कि हम पढ़ें, हाँ। है ना। 100 में से सर 1 ही बच्चा होता है जो ये खुद चाहता है कि हम पढ़ें, तो वो फिर उसे ऑनलाइन में से वो अपना चीज निकाल लेगा कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 99% बच्चा वो पढ़ना नहीं चाहता, एक तो जैसे ही पढ़ने बैठेगा नींद आने लगेगी, है ना। ऐसे बच्चों को, और मोस्टली ऐसे ही बच्चा है सर भारत में, आप देखोगे मतलब आप देख, खबर तो खैर अभी देखो, आज के न्यूज़पेपर में ही खबर आई कि रिक्शा चालक की लड़की आईएएस बनी, ठीक है। अब बेसिकली इन्हें बनाया जाता है हीरो, ठीक है ना, मतलब रिक्शा चालक की लड़की हीरो, नो डाउट उसने पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी, हीरो है। लेकिन हम लोग एक पैमाना क्या सेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग ये सेट कर रहे हैं पैमाना कि जब तक हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं होगी तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे, है ना। बच्चों के दिमाग में ये रहता है, ठीक है ना। अब बच्चों ने देखा रिक्शा चालक की लड़की बनी आईएएस, ठीक है, बच्चे के दिमाग में आएगा हमारे पापा तो रिक्शा चला नहीं रहे,
ठीक है, हमारे पापा तो गवर्नमेंट में यहाँ जॉब कर रहे हैं, या अच्छी खासी शॉप है, या ठीक ठाक पैसा है, ना हमें दुख है ना तकलीफ है, हम पढ़ाई क्यों करें, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे कैसे इतनी कर तेज? पाएंगे? ठीक है, एक वो हो गया ना कि भाई ठोकर नहीं मिल रही है तो ठोकर हम नहीं मिल रही। पढ़ नहीं पाएंगे। और साथ साथ दूसरी चीज़ है, इसका एक और इफेक्ट पड़ता है। अब माँ बाप को कहने को है कि तुम नालायक हो, तुम्हारे पास हमने सब दे रखा है, सारी सुविधाएं हैं, ऐसो आराम है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो। हाँ मतलब सुविधाओं के अभाव में लोग पढ़ रहे हैं, आप सुविधाओं के साथ नहीं पढ़ पा रहे। हाँ तो ये एक टाइप से बच्चों के लिए डिप्रेशन भी है। बिल्कुल। डिप्रेशन पे सर हम लोग कल वीडियो बनाएंगे या परसों वीडियो बिल्कुल, बनाएंगे, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना, तो आपको मेंटली इस चीज के लिए तैयार रहना है कि जो कोर्स है उसे कम से कम 10 बार आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप 10 बार कंप्लीट नहीं करोगे तब, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ोगे तब तो आपके दिमाग में छप पाएगा, है ना। अब उसमें आप साल भर का समय लो, 6 महीने का समय लो, 2 साल का समय लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितनी तेजी से लगाओगे चीजें उतनी जल्दी छोटी होती चली जाएगी। एक बार जब आप चीज को 6 महीने में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लोगे, जब आप दोबारा लगाओगे तो आपको क्या लगता है 6 महीने लगेगा? नहीं, 5 महीने लगेगा। 5 महीने, फिर उसके 4 बाद महीने। तीसरे में 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने। फिर आप मानोगे नहीं सर कि जब हम बुक लगाते थे, जब सीजीएल का मेंस जब हमने दिया था, तो 2 दिन में कम से कम 4 से 5 हजार क्वेश्चन लगाते थे। उस टाइम पे घटना चक्री की मोटी वाली मैथ की बुक चलती थी, है ना। तो बड़ी हाँ, बात है 2 ये। दिन में। और बच्चे लगाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे सर मैंने देखा, बच्चे वो किताब मतलब क्वेश्चन रट लेते थे, आंसर रट लेते थे, पेज नंबर तक याद रहता था उन्हें, फलाना पेज नंबर है, फलाना क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चे सर, इस तरीके से लगाते ऐसा हैं। है। अगर यही चीज देखी जाए, जो लोग भगवत गीता या रामायण का पाठ डेली करते हैं, उन्हें याद है कि कौन सा श्लोक किस पेज पे, बिल्कुल। कौन सी लाइन में है। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किया, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। बोल के आदत हो गई, आदत अब हो उन्हें गई। किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती, वो बोलते जाते हैं। हाँ, तो सेम वही करना है। केवल 10 बार आपको कोर्स किसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, 11वीं बार में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये चलिए ठीक है सर, आज के सिलेक्शन का क्वेश्चन आप वास्त्र है। हाँ बाकी इसी के साथ अब देखेंगे अगली वीडियो में कोई हाँ, नया डिप्रेशन टॉपिक, के बारे में कोई हमारा अगला नया टॉपिक मुद्दा। रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है डिप्रेशन से रिलेटेड, कि बच्चों में आजकल सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, है ना, ये इस चीज बड़ी बड़ी समस्या है। बहुत समस्या है इस चीज के बारे में। कोई बात नहीं करता तो चलो हम ही लोग बात करते हैं कि बच्चों का डिप्रेशन कम से कम कैसे दूर किया जा सकता है ना, क्योंकि मेन समस्या डिप्रेशन की है। अगर बच्चे का डिप्रेशन खत्म हो गया सर, लाइफ में सक्सेस ऑटोमेटिक आती है। अगर बच्चे अपना डेली रूटीन से चलता रहे, बिल्कुल किसी सर। की ना सुने, केवल माँ बाप की ही सुनता रहे, लाइफ में सक्सेस ऑटोमेटिक आती है, चल के आती है, सक्सेस बुलाती है उसे अपने पास। डिप्रेशन वही काम करता है जो पीठ पर रखा बोझा करता है। हाँ, आपकी रफ्तार कम कर देगा। तो हाँ। डिप्रेस ना हो, बिंदास रहे, इस दुनिया में ऑप्शन बहुत है। बहुत ऑप्शन है। ठीक है सर। चलिए ठीक है